गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग को आज पढ़ना है आरोह भाग 2 का जो पहला लेसन है गद्य खंड की जो पहली महादेवी जी द्वारा रचित रचना है जिसका नाम है भक्तिन। इस पाठ को हम लोग को पढ़ना है। तो भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उस संस्मरणात्मक रेखा चित्र को जानने से पूर्व हमें सबसे पहले इसकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उनके विषय में हमें संक्षिप्त रूप से जो है अध्ययन करना है कि वह कौन थी, उनकी रचना कौन कौन सी है, जो भी उनके विषय में विशेष बातें हैं हमें उन्हें संक्षिप्त रूप से जानना अति आवश्यक है। क्योंकि बिना हम रचनाकार के विषय में जाने हम कहानी, संस्मरण या कविता या निबंध की गंभीरता को नहीं समझ सकते। तो आइए हम सबसे पहले जो है रचनाकार भक्तिन जो रेखा चित्र है, इनके रचनाकार महादेवी वर्मा के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है। यह गद्य खंड का जो पहला लेसन है, यानी पेज नंबर 70, पेज नंबर 69 है, 69 और 70 पर दिया हुआ है। सेम एज इट इज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से महादेवी वर्मा के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा का जो जन्म है वह जन्म 1907, याद करिएगा। देखिएगा, एग्जाम में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे इनकी रचना है यामा, मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि यामा किसकी रचना है। और इसके अलावा भी जितने भी कंपटीशन होते हैं, जिन कंपटीशन में हिंदी पूछे जाते हैं, उन कंपटीशन में जो प्रश्न उठते हैं कहीं ना कहीं यहीं से उठते हैं, जीवन परिचय से, उनकी रचनाओं से, उनके पुरस्कार से, तो विशेषता के विषय में जानने से। तो हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके का भी नॉलेज होने, एक हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते हमें इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। सो देखते हैं महादेवी वर्मा का जो जन्म था, जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। देखिए, यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि याद रखिए कि इतनी बड़ी जो लेखिका है उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो हुआ था 1927, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, 27 नहीं है। इनका जो निधन हुआ था वो 1987 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इनका जो निधन था, इनका निधन जो है 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। जो इनका अभी वर्तमान नाम जो है वो प्रयागराज हो गया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर का नाम जो है नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया, तो इलाहाबाद। तो इनका जन्म 1907, उनका निधन 1987, इलाहाबाद, प्रयागराज में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दीप शिखा, याद रखिएगा कौन सी रचना किस विधा की रचना है, यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना, नाम, रचना का नाम, जैसे ये आप दीप शिखा है, यामा है, और किस विधा की, विधा मतलब होता है किस प्रकार का, मतलब यह निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, कविता है, किस फॉर्म में, किस विधा में लिखा गया है, तो यह दोनों जानना आपके लिए जरूरी है। सो देखिए, पहला दीप शिखा यामा, यह क्या है? यह जो है काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह यानी कविता है, कविता का संग्रह। इसमें कई प्रकार की छोटी छोटी कविताओं, फुटकर कविताओं को इसमें संग्रहित किया गया। पहला है दीप शिखा और दूसरा है यामा, ठीक, काव्य संग्रह। अगला देखिए, श्रृंखला की कड़ियां, याद रखिएगा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब क्या है? ये सब जो है वह निबंध संग्रह है। फिर से देखिए, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब जो है यह निबंध संग्रह है। आगे देखिए, अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी में संकलित है हमारी जो रचना है भक्तिन रचना इसी में से ली गई है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आपके बुक में दिया हुआ है तो देख लीजिएगा, ये यहाँ पे प्लेस ना होने के कारण हमने लिख दिया है संस्मरण रेखा चित्र, यानी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है।
सो एग्जाम में जो कंपटीशन जो भी होते हैं उसमें पूछा जाता है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना, तो आपको पता होना चाहिए। स्मृति की रेखाएं, दिन पथ का साथी, मेरा परिवार, ये सभी जो है यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रचना है। तो 2 बात ध्यान दीजिएगा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, यह जो है यह रचना किसकी है, यह रचना जो है प्रमुख रचना है और यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा की रचना है। अब आ जाइए प्रमुख पुरस्कार के विषय में, कौन कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्योंकि किस रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सो याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है इनको, यामा, यामा क्या है, यामा काव्य संग्रह, याद रखिएगा यामा जो है यामा काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह पर इनको जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सन 1987 इनका देहावसान हो गया और 1983 में इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के द्वारा, मतलब ये तो केंद्र द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान, पद्म भूषण सम्मान इनको 1956 में दिया गया। अब इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो रचनाकार है, यह जो कवयित्री है, ये जो रचनाकार है, इनको छायावाद के जो युग है, हिंदी साहित्य के जो युग है वर्गीकरण हुआ है काल विभाजन के आधार पर। सो उसमें छायावाद के जो 4 स्तंभ है, 4 प्रमुख स्तंभ है, मतलब छायावाद में बहुत से कवि हुए, रचनाकार हुए, लेकिन जो 4 हैं युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी रचनाओं को बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो कौन कौन है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। तो छायावाद जो युग है, छायावाद जो समय है, उस छायावाद के समय में 4 प्रमुख स्तंभ थे, मतलब 4 प्रमुख आधार थे, 4 प्रमुख कवि रचनाकार थे जिनको प्रमुखता दी जाती थी। तो उनमें कौन कौन से थे, पहला पंत, पंत कौन है, पहला मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसा नहीं है, एक नाम है, 4 हैं तो 4 को इक्वल महत्व है। तो पंत का कौन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, आपने शायद पढ़ा हो पर्वत प्रदेश में पावत, तो सुमित्रा नंदन पंत हो गया। अगला है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये हो गया। अगला है निराला, निराला की रचित रचना है बादल राग, जो आपके कोर्स में थी लेकिन उसको हटा दिया गया है। लेकिन यह रचना जो है निराला की, यह आपको पढ़नी है। तो पंत, प्रसाद, निराला और एक हो गई महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ में इनकी गणना की जाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपकी पुस्तक में लिखी हुई हैं, बस हम आपको एक बार आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने इस सब चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था। आप इसको देख करके एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसके आगे, पुस्तक में दिया हुआ है, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान सम्मान पा सकता है या सकती है, वही जीवित कहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, जीवित तो सब लोग होते हैं, लेकिन उसी को जीवित कहा जा सकता है। व्यक्ति वही जीवित है जो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है। जो व्यक्ति जो सजग नहीं है तो वह क्या है, वो एक तरह का भार स्वरूप है। लेखिका का क्या कथन है कि इस संसार में, समुदाय में वही व्यक्ति सम्मान पा सकता है, जो है जीवित कहा जा सकता है, जिसका हृदय, हृदय यानी मन और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, जिसका हृदय व्यापक हो, जिसका हृदय जो है वो बड़ा हो, दिल बड़ा हो, उदार हो, और उसके साथ साथ जिसका जो दिमाग हो, मस्तिष्क हो, उसका मस्तिष्क जो विकसित हो। तो इन दोनों व्यक्ति के या तो दिल से बहुत अच्छा हो या दिमाग से बहुत विकसित हो, तो यह दोनों व्यक्ति, इस प्रकार के दोनों व्यक्ति जो होते सम्मान में ऊंचे पद प्रतिष्ठा, जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत डिग्री वाला हो, कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि दिल बड़ा होना चाहिए और मस्तिष्क विकसित होना बहुत अति आवश्यक है। बहुत से लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिग्री धारक होते हैं, लेकिन उनकी जो मस्तिष्क का विकास होता है वो प्रॉपरली
नहीं हुआ रहता है, मतलब उनकी सोच जो होती है वो रूढ़िवादी होती है, उनका जो अंधविश्वास होता है, उनकी जो सोचने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं वह जो है कुंठित हो चुकी है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति डिग्री होल्डर हो वो मस्तिष्क का उसका विकास हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो व्यक्ति सम्मान अच्छी पोस्ट पे उसी को सम्मान, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं, अच्छा सम्मान दुनिया में उसी को पूछा जाता है जो उसका दिल और दिमाग दोनों विकसित हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज में रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध को स्थापित कर सकने में समर्थ हो, जो प्रेम के साथ बुद्धि के द्वारा भी समाज में अपना, समाज के लिए भी कुछ कर सके, ऐसे लोगों को सम्मान में ऊंचा स्थान दिया जाता है। अगला देखिए, साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। किस रूप में? पहला साहित्य सेवा, मतलब जो इन्होंने रचनाएं अपनी रची हैं, साहित्य की इन्होंने सेवा की है, जो हिंदी साहित्य को समुन्नत और समृद्ध बनाया है, तो उसमें महादेवी वर्मा का योगदान है। तो पहली बात तो ये साहित्य सेवा, और दूसरी समाज सेवी, मतलब समाज की इन्होंने सेवा की, इन्होंने शिक्षालय बनाए, इन्होंने बहुत से योगदान दिए, बहुत से लोगों को जो है मदद की। तो इस प्रकार इन्होंने समाज की सेवा की, जो देश को आज़ादी दिलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सो इनके ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा है। सो इस प्रकार इन्होंने समाज की सेवा, तो समाज सेवी और साहित्य सेवी दोनों रूप में ये जानी जाती हैं। महात्मा गांधी की दिखाई गई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। जिस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, तो उस बात को आधार बना करके इन्होंने शिक्षा को प्रमुखता दिया और समाज कल्याण को प्रमुख स्थान दिया, और उनसे बहुत ही प्रभावित थी। महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित था। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने कि सबसे पहली बात तो शिक्षा की बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं नारी की जो शिक्षा होती है, आप देखिए आज के भी समय में नारी की शिक्षा, जो महिला शिक्षा है, कहीं ना कहीं वो पिछड़ी हुई है। ठीक, महिलाओं को उतना सुविधा नहीं दी जाती, उतना अधिकार नहीं मिलता कि उनको शिक्षित किया जा सके। सो ऐसे संदर्भ में उन्होंने नारी शिक्षा को प्रसार मतलब फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हो सके, पढ़ लिख सके, जान सके, उनको भी समाज में अधिकार मिल सके। तो इसलिए उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। प्रयाग महिला, अभी आप देखेंगे बहुत से ऐसे कॉलेज है जो वुमेन्स कॉलेज खुल गए हैं। सो एक कॉलेज उसमें प्रयाग महिला विद्यापीठ, जिसकी स्थापना महादेवी वर्मा जी द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी मतलब कि इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की, जैसे निबंध भी लिखा, कविता भी लिखी, संस्मरणात्मक लिखा, चित्र भी किया। तो बहुमुखी, चतुर्दिक विकास, ऐसा नहीं कि बस इन्होंने साहित्य में ही बस योगदान दिया, समाज में भी इनका योगदान रहा है। तो इस प्रकार इनकी बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कविता लिखी, निबंध लिखा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे, बहुत सी ऐसी कई रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो और एक महत्वपूर्ण बात कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में इनका भी नाम है। निबंध संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण यह अप्रतिम, इनका जो स्वरूप पाठक के मन में, पाठक के हृदय में वो बस जाता है। जब आपने अगर 9th में पढ़ा होगा कोर्स भी, तो आपने गिल्लू एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसको आपने पढ़ा होगा। तो किस प्रकार हम असंवेदनशील हो जाते हैं, पशु पक्षी, इंसान की कद्र नहीं करता, तो पशु पक्षी जानवरों की बात तो बहुत दूर की है। सो ऐसे समय में पशु पक्षी के प्रति जो प्रेम भाव है, इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो यह इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो हम महादेवी वर्मा को इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो प्रतिभा है, इनकी प्रतिभा जो है किसी से छिपी हुई नहीं है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई हैं। निबंध में जिस प्रकार विचारात्मक भाव होते हैं, जिस प्रकार भावनात्मक भाव होते हैं, उसी तरह से कविता का एक अलग रूप होता है। कविता में चिंतन की जगह भावनात्मकता को विशेष महत्व दिया जाता है।
सो इस प्रकार इन्होंने कविता में भी जितना महत्व उन्होंने निबंध में दिया उतना ही महत्व इन्होंने कविता को भी दिया, और उतनी ही प्रसिद्धि, उतनी ही पॉपुलैरिटी उनको कविता के क्षेत्र में भी मिली, उतनी ही पॉपुलैरिटी उनको निबंध के क्षेत्र में भी प्राप्त हुई। जो भी अच्छे पाठक हैं, जो अच्छे जानते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो हिंदी से आगे स्टडी करते हैं, वो इनके बारे में अच्छा खासा जो है नॉलेज रखते हैं। कविताओं में वे अपनी आंतरिक, उनकी जो कविता है, कविता में उनकी आंतरिक वेदना, उनके हृदय की पीड़ा, जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ी तो उसमें उनकी अपनी निजी प्रेम था, तो इस प्रकार उनकी जो कविताएं, उनकी कविताओं में निजी वेदना, वेदना माने कष्ट, दुख, पीड़ा, पीड़ा माने तकलीफ, इसको व्यक्त किया जाता है। लोक से परे मतलब जो दुनिया आप इस समय देख रहे हो, इस दुनिया से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, बताती हैं कि सब कुछ यही नहीं है, इसके अलावा भी एक और सत्ता है, यानी ईश्वरीय सत्ता। कहीं ना कहीं यह अद्वैत, वो जो ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता ही सब कुछ है। जो कुछ भी आज हमारे पास है वो कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ है, और सब कुछ व्यक्ति छोड़ करके यहीं चला जाता है। आज देखिए इस तरह कोरोना संक्रमण की किस प्रकार भयावहता है, आस पड़ोस अगल बगल किस प्रकार व्यक्ति जो है इस संक्रमण से किस प्रकार जूझ रहे हैं। सो यह स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। सो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी हृदय की पीड़ा को, वेदना को अभिव्यक्त किया है। अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार है। गद्य में जो उनकी रचनाएं लिखी हैं तो उसमें समाज के विषय में भी उन्होंने प्रमुखता से बताया है। उनकी जो रचना है, एक प्रमुख रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। हमने लिखा होगा श्रृंखला की कड़ियाँ। देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ जो निबंध संग्रह है, ये 1942 में ये प्रकाशित हुआ था। यह उस समय की अद्वितीय रचना, यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है, और इसमें स्त्री विमर्श, स्त्री के व्यक्तित्व के विषय में, स्त्री की विशेषताओं के विषय में उसका भव्य प्रस्तावना, जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ में प्रस्तावना के, जब स्टार्ट करते हैं तो प्रस्तावना के रूप में स्त्री के विमर्श के, स्त्री के उत्थान के विषय में बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई हैं। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों, प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारे ध्यान नहीं खींच पाती। बताते कि जो महादेवी वर्मा के जो उन्होंने संस्मरणात्मक रेखाचित्र में जो उनके पात्र हैं, चरित्र हैं, जिसको उन्होंने अपने संस्मरण रेखाचित्र में जो उनको हीरो जिसको बनाया, जिसको उन्हें प्रमुख पात्र के रूप में दर्जा दिया, वो कोई बहुत विशेष नहीं थे, जिसका हम कभी गलती से भी ध्यान नहीं देंगे। जो भक्ति देखिए, जब भक्ति कहानी पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा उस महिला को कोई पूछेगा नहीं। उस महिला को उन्होंने अपनी संस्मरण रेखाचित्र में प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उनकी जो उनकी कहानी के जो हीरो होते हैं, उनकी कहानी के जो प्रमुख पात्र होते हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते, बहुत सामान्य से व्यक्ति होते, सामान्य से लोग होते हैं। उन्हीं व्यक्ति सामान्य को असामान्य बनाने की शक्ति, कला जो है वो महादेवी वर्मा की जो है, यह बहुमुखी प्रतिभा का ही स्वरूप आप देख सकते हैं। इनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। जिनको या उन्होंने अपनी कहानियों में, संस्मरण में स्थान दिया, उनको तो हम एकदम लुप्त प्राय, गायब समझते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं समझते हैं, लेकिन इन्होंने उसको हीरो बना दिया, इनको प्रमुख रूप से स्थान दिया। लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी, मर्म को भेदना, उस बात का मर्म कि कोई व्यक्ति को पीड़ित है, उसका क्या कारण है, क्यों, किस लिए दुखी है, मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारण से असाधारण तत्वों का संधान करती है। मतलब छोटी से छोटी बातों को बड़े ही बारीकी से अध्ययन करती हैं, और हमारे सामने एक दूसरे रूप में, मतलब हमारे देखने का जो नजरिया है, वो सोच है, कहीं ना कहीं हमारा नजरिया बदलने में वो सक्षम होती हैं। इस तरह समाज में शोषित, पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। समाज में जो उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, इनको समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता, वे उनकी कहानियों में नायक के रूप में वो स्थान प्राप्त करते हैं, उनको प्रमुख रूप से सम्मान दिया जाता है। उनके इस प्रयास से हिंदी के साहित्य समाज में ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित, पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। मतलब इससे पहले उतना
सामान्य जन शोषित व्यक्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से इन्होंने अपनी रचनाओं में उन शोषित पीड़ित को महत्व दिया, तब से एक मान्यता से ट्रेंड सा चल गया। ऐसे बहुत से लोग, बहुत से पिक्चरों में ऐसे लोगों को महत्व दिया जाने लगा, ऐसे जो कहानियाँ लिखनी जाने लगी कि जो समाज में एकदम उपेक्षित थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, कोई राजा महाराजा, कोई वर्चस्व, कोई सामाजिक पद प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन उनको भी नायकत्व तो मिलने लगा, उनको भी कहानियों में स्थान मिलने लगा। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा की ही देन है। तो जब आप भक्तिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार एक महिला जो है, जिसका समाज में कोई और औचित्य नहीं है, कोई उसको नहीं पूछने वाला, उसको इतना प्रमुख स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है, और उसको जो देखने का नजरिया है, किस प्रकार इतनी बड़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी उसकी कायल हो जाती हैं। तो हमें समाज को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है जब आप इनकी रचना को पढ़ेंगे। अब आ जाइए भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र, इसके विषय में संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है बुक में, पेज नंबर 70 पर दिया हो तो आप इसको देख लेंगे। भक्तिन क्या है? भक्तिन जो रचना जो आपको पढ़नी है, भक्तिन रचना महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जो कि स्मृति की रेखाएं, रचना का क्या नाम है? स्मृति की रेखाओं में संकलित है। जो हमें पढ़ना है वह रचना है, क्या है? संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन, और यह जो है स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अब किसका इसमें वर्णन है, कौन सा है नायक, नायिका कौन है, कौन विशेष है, जिसके विषय में हमें भक्तिन है कौन, भक्तिन माने भक्तिन किसको कहेंगे? तो जो नायिका है इसकी संस्मरणात्मक रेखाचित्र की जो नायिका है, इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका, यह कौन है? यह महादेवी वर्मा की दासी है, नौकर है, सेविका है। सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व को बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। मतलब वैसे तो वह एक दासी है, सेविका, उसका कोई बहुत रोल तो नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा, स्टाइल कैसा, उसको बड़े ही बारीकी से, बड़े ही दिलचस्प ढंग से उसका वर्णन किया। जब आप पढ़ेंगे तो वाकई में कई संदर्भ में आपको भी मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया? कौन? महादेवी वर्मा के घर में काम करने से पहले जो उनकी दासी थी, उसका पहले यानी उसका अतीत कैसा था, वर्तमान समय कैसा, उसका भविष्य कैसा होने वाला है, ऐसे के विषय में, इस विषय में उस जो है उन्होंने खाका खींचा है। कैसे? इसमें बताया, इस जो भक्तिन जो रचना है इसमें बताया कि किस प्रकार समाज में पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म मतलब है धोखा करके, झूठ बोल करके, किस प्रकार किसी को भ्रम में डाल करके, छल छद्म भरे समाज में, मतलब झूठा आवरण लेकर के एक तरह से समाज की जो अंदर से कमज़ोर है, लेकिन दिखावा करके हम अपनी स्ट्रॉन्ग प्रतिभा जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह से बदल लेने का निर्णय तक पहुंच गया। बता दें कि समाज जो है किस प्रकार है? पुरुष प्रधान समाज है, पितृ सत्तात्मक है, पितृ की सत्ता को महत्व दिया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाज में पितृ सत्तात्मक के साथ साथ मातृ सत्तात्मकता को भी उतना ही महत्व दिया चाहिए। जितने पिता के बातों को महत्व दिया चाहिए, उतना ही महत्व माता की भी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो किस प्रकार पहले वह अपने बेटियों के अधिकारों के लिए किस प्रकार वह अनवरत संघर्ष करती है, लेकिन वह इन छल छद्म में, धोखा में किस प्रकार वह टूट जाती है, किस प्रकार वह हार जाती है, और अंततः वह पूरा अपना व्यक्तित्व, पूरा अपना स्वरूप, पूरी अपनी जिंदगी किस प्रकार बदल लेती है, इसकी कहानी यह संस्मरणात्मक लेख में आपको देखने को मिलेगी। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है, यानी भक्ति नामक पाठ में इसका बड़ा ही संवेदनशील ढंग से जो महादेवी वर्मा ने इसमें वर्णन किया है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित चलते हैं। यह ऐसा नहीं है कि भक्तिन जब महादेवी वर्मा के जीवन में आती है
जब उससे उनका सामना होता है, उनसे बातचीत होती है, उसके साथ रहने लगती, तो कई ऐसी चीज़ें हैं उनके व्यक्तित्व में, व्यवहार में, महादेवी वर्मा के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी कहीं ना कहीं जो है महादेवी वर्मा भी कहीं ना कहीं भक्तिन के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। सो यह इस प्रकार जो है जो उसका व्यक्तित्व है उसको, उसके व्यक्तित्व को बड़े ही प्रभावी ढंग से महादेवी वर्मा जी ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर, यही कारण है कि भक्तिन को महादेवी वर्मा ने, भक्तिन यानी जो सेविका है, सेविका को महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि यद्यपि वह उसकी दासी है, नौकरानी है, लेकिन किसी भी कारण स्वरूप वह यह नहीं चाहती कि भक्तिन उसके जीवन से चली जाए, और वह भक्तिन को किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहती। सो समग्रता इस पाठ की परिस्थिति बस अक्खड़ बनी हुई है, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता मतलब स्त्री का जो मान सम्मान है उसको व्यक्ति किस प्रकार हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। सो संघर्ष की आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए कि किस प्रकार एक महिला को अपने जीवन में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए किस प्रकार उसको इस पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार अनवरत संघर्ष करना पड़ता है। तो उसको उस रूप में भी हमें समझना चाहिए कि यह एक प्रकार का उस भक्तिन तो एक नायिका है, लेकिन भक्तिन के द्वारा ऐसे अनगिनत भक्तिन समाज में है जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, जिनके अधिकारों को उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण के बस उनके अधिकार से वंचित होना पड़ता है। सो इस आधार पर आप जब भक्तिन रचना पढ़ेंगे तो आपकी जो भी मन में जो भ्रम, जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप भक्तिन का महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप कॉपी में लिख लेंगे, और अलग से भी इनके विषय में जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आप जो है उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कम से कम इनका जीवन परिचय आप 2 बार पढ़िएगा, तब आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। अगर इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।